एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको 2005 की अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब रिप्लेस करके नया सेक्शन डाला गया था। तो ये वही सेक्शन 6 है जो कि 2005 की अमेंडमेंट के बाद आया है। तो ये क्या बोलता है, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो जब से हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एप्लीकेबल हुआ इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ। तो देखो पर्टिकुलरली मिताक्षरा लॉ की बात की गई है, दया भागा की नहीं इसने, क्योंकि दया भागा में तो पहले से ही डॉटर्स को इक्वल राइट दिया जाता था। तो इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ की ऐसी जॉइंट हिंदू फैमिली जो कि मिताक्षरा लॉ से गवर्न हो रही है, द डॉटर ऑफ अ को पार्सनर शेल। तो यहाँ पे जो को पार्सनर है उसकी डॉटर को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है कि जो डॉटर है को पार्सनर की उसके पास क्या राइट्स होंगे। पहली बात, बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। तो जैसे कि एक सन को बाय बर्थ को पार्टनर मान लिया जाता है, फादर की ही इक्वल फुटिंग पे रखा जाता है, इसी तरीके से अब डॉटर को भी इक्वल फुटिंग पे रखा जाएगा, और वो भी एक जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर को पार्टनर मानी जाएगी बाय बर्थ। ठीक है, ये किसके अंदर है, मिताक्षरा के अंदर है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दया भागा में बाय बर्थ आपको राइट नहीं मिलता, वहाँ पे बाय डेथ आपको राइट मिलता है कि जब जो जैसे जो सबसे सीनियर होता है उसकी डेथ होती है, फिर जो आगे इनहेरिटेंस के अंदर आता है उनको फिर उसके बाद राइट मिलता है, बाय डेथ राइट मिलता है। लेकिन मिताक्षरा के अंदर आपको बाय बर्थ राइट मिलता है। तो इसने बोला कि ये जो बाय बर्थ राइट मिल रहा है ना, पहले सिर्फ किसको मिलता था, बेटों को मिलता था, कि अगर बेटे का मतलब एक फादर का बेटा हो रहा है तो उसको सिर्फ उस प्रॉपर्टी के अंदर को पार्टनर माना जाएगा। लेकिन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट अब जो फादर की डॉटर हो चाहे सन हो, दोनों को ही को पार्टनर माना जाएगा उस प्रॉपर्टी के अंदर, और उस बेटी का भी अब को पार्टनर के तौर पर अपना खुद का राइट होगा, जैसे कि बेटों का होता था। ठीक है, पहली बात इसने ये बोली। सेकंड, हैव द सेम राइट इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी एज वुड हैव हैड इफ शी हैज़ बीन सन। और इसके सेम राइट्स होंगे को पार्टनरी प्रॉपर्टी के अंदर ही, जैसे कि बेटे के होते थे। ठीक है, बेटी के भी सेम राइट्स होंगे। अब हमने इनको राइट्स दिए हैं तो साथ साथ हमें क्या देनी पड़ेगी, लाइबिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, ड्यूटीज़ भी बनानी पड़ेंगी। तो सी क्लॉज के अंदर क्या लिखा, बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट को पार्टनरी प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे बेटों की लाइबिलिटी होती थी ऐसे ही अब बेटियों की लाइबिलिटी भी बना दी। तो हमने राइट भी दिया और साथ साथ इनको लाइबिलिटीज़ भी बना दी। जैसे बेटों की होती थी कि अगर उसको पार्टनरी प्रॉपर्टी में कोई लाइबिलिटी है, कोई डेट है फादर का, तो वो उस प्रॉपर्टी में से पे करना है। तो इसी तरीके से अब चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको ये डेट पे करना पड़ेगा। एंड एनी रेफरेंस टू हिंदू any reference to a Hindu मिताक्षरा को पार्टनर shall be deemed to include a reference to a daughter of a co-partner। तो अगर कहीं पे भी हिंदू मिताक्षरा लॉ के अंदर किसी को पार्टनर की बात हो रही है, जब भी हम को पार्टनर को रेफर करेंगे तो उसके अंदर हम डॉटर्स को भी इंक्लूड करेंगे, सिर्फ सन की बात नहीं करेंगे। Provided that nothing contained in this subsection shall affect or invalidate any disposition or alienation, including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before 20th day of December 2004। तो ये क्या बोल रहा है कि इस सबसेक्शन के हिसाब से अगर कोई भी डिस्पोजिशन एलिनिएशन की गई है, यानी कि ट्रांसफ़र एक्सचेंज कोई भी गिफ्ट वगैरह किया गया है, किसी भी पार्ट को, या कोई भी टेस्टेमेंट्री डिस्पोजिशन की गई है प्रॉपर्टी की जो कि 20 दिसंबर 2004 से पहले हो गई है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस अमेंडेड सेक्शन का। यानी कि अगर 2004 20 दिसंबर से पहले आपने कोई भी मतलब जैसे कि जो भी प्रॉपर्टी थी पार्टीशन कर लिया या कुछ भी डिस्पोजिशन हो गई, बट गई सब में प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा कि अब बेटियां आके इसके अंदर राइट मांग रही है, अगर वो प्रॉपर्टी पहले ही बट चुकी थी। ठीक है, अगर अभी बटी नहीं है तो फिर उसके लिए कौन सा केस आया, विनीता शर्मा वाला केस आया, जिसके अंदर बोला कि चाहे फादर की डेथ 2005 के बाद हुई हो चाहे पहले हुई हो, बेटी को राइट अभी भी इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 बोलता है एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल Hindu become entitled by virtue of subsection 1 shall be held by her with the incident of co-partnership ownership and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी को पार्टनरी के थ्रू इस फीमेल हिंदू के पास आ रही है, उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकती है, अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकती है या उसका टेस्टेमेंट्री डिस्पोजिशन कर सकती है। टेस्टेमेंट्री डिस्पोजिशन यानी कि उसके थ्रू उसका टेस्टेमेंट्री डिस्पोजिशन हो जाएगा, यानी कि जब वो विदाउट विल मरेगी तो जिस तरीके से एक नॉर्मल प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है, इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी का भी सक्सेशन होगा। तो यही बात बोल रहा है, और एनी ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एज प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज ऑफ बाय हर बाय टेस्टेमेंट्री डिस्पोजिशन। तो ये इसी तरीके की प्रॉपर्टी मानी जाएगी जैसे कि उसकी कोई और प्रॉपर्टी जैसे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर उसका टेस्टेमेंट्री सक्सेशन होता है, ऐसे ही इस प्रॉपर्टी के अंदर भी इसका टेस्टेमेंट्री सक्सेशन माना जाएगा। Where a Hindu dies after the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005, his interest in the property of a joint Hindu family governed by Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be,
अंडर दिस एक्ट एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। तो यहाँ पे देखो सिर्फ टेस्टेमेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन की बात हो रही है, सर्वाइवरशिप से कोई भी डिवोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफर नहीं होगा प्रॉपर्टी का। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आने के बाद होती है, अमेंडमेंट एक्ट 2005 आने के बाद होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है किस हिसाब से डिवॉल्व होगी, टेस्टेमेंट्री या इंटेस्टेट सक्सेशन से ही डिवॉल्व होगी। टेस्टेमेंट्री यानी कि वो अपनी विल बना के जाता है, इंटेस्टेट मतलब कि जो सक्सेशन हमें इस पूरे एक्ट के अंदर बता रखा है कि किस हिसाब से अगर कोई इंटेस्टेट मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, तो उसी हिसाब से इसके अंदर सक्सेशन होगा, ना कि सर्वाइवरशिप से होगा। सर्वाइवरशिप के लिए साफ साफ मना कर दिया, ठीक है। एंड द को पार्सनरी प्रॉपर्टी शैल बी डीम टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ पार्टीशन हैड टेकन प्लेस। और वो को पार्सनरी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, जैसे कि पार्टीशन जो है टेक प्लेस हो चुका है, एंड द डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज अलॉटेड टू अ सन, और डॉटर को भी सेम हिस्सा मिलेगा जैसे कि एक बेटे को मिलता। दूसरी बात, द शेयर ऑफ प्री डिजीज सन। प्री डिजीज सन मतलब कि जैसे मान लो अगर ए एक लड़का है और उसका एक बेटा बी था, और बी का बेटा या बेटी कुछ भी था, तो जो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे मान लो ए था, ठीक है, ए का एक बेटा बी था, ठीक है, और बी के आगे कुछ भी बच्चे थे, हमें उससे मतलब नहीं है, लड़के थे लड़की थी जो भी थे, क्योंकि यहाँ प्री डिजीज सन बोल रहा है ना पर्टिकुलरली। अब प्री डिजीज सन मतलब कि ए और ये जिंदा है, इसके मरने से, खुद के मरने से पहले इसका बेटा मर गया, तो ये क्या है, प्री डिजीज सन हो गया, ठीक है। प्री डिजीज सन, मेरे ही मरने से पहले खुद मेरा बेटा मर गया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री डिजीज सन बोलेंगे। या फिर प्री डिजीज डॉटर, तो बी की जगह पे आप बी को आप डॉटर मान लो, तो ये मेरे मरने से पहले मर गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज द शेयर ऑफ प्री डिजीज सन और प्री डिजीज डॉटर एज दे वुड हैव गॉट दे हैव बीन अलाइव एट द टाइम ऑफ पार्टीशन शैल बी अलॉटेड टू द सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ सच प्री डिजीज सन और ऑफ सच प्री डिजीज डॉटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका जो शेयर होगा ना इस प्रॉपर्टी के अंदर, ये जो प्री डिजीज सन थे, ये प्री डिजीज डॉटर थे, उनका जो शेयर होगा, जैसे ए के बाद ये बी को जितना हिस्सा मिलना था इस प्रॉपर्टी में, और बी पहले ही मिल गया, तो इसका जो हिस्सा है ना वो इसके जो आगे बच्चे हैं उनके बीच में बढ़ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तीसरी बात बोलता है द शेयर ऑफ प्री डिजीज चाइल्ड ऑफ अ प्री डिजीज सन, यानी कि ए अभी भी जिंदा है, इसका बेटा बी था, ये भी मर गया, और प्री डिजीज चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज सन यानी कि इसका भी एक बेटा था, वो भी मर गया, ये दोनों ही मर गए। अब इसके हिस्से की बात हो रही है, तो यानी क्या बोल रहा है कि द शेयर ऑफ प्री डिजीज सन ऑफ प्री डिजीज चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज सन, तो यानी कि ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये जिंदा है, ठीक है। तो इनके शेयर करने की बात कर रहा है, द शेयर ऑफ प्री डिजीज चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज सन और अ प्री डिजीज डॉटर, प्री डिजीज सन भी हो सकता है, प्री डिजीज डॉटर कुछ भी हो सकता है, एज सच चाइल्ड विल हैव गॉट और he or she have been alive at the time of partition shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or pre-deceased daughter as a case में भी। तो आगे आप वही ले लो कि A के बाद B था, B के बाद C था, C के बाद D था, ये दोनों मर गए, ठीक है। तो इनका जितना हिस्सा बनना था ना वो हिस्सा अब इसको मिल जाएगा, बस ये बात यहाँ पे बोली गई। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ पे डॉटर थी या सन था, या ये डॉटर थी या ये सन था, सबको हिस्सा मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये सी क्लॉज के अंदर इसने बोला है, ठीक है। फिर फोर्थ सबसेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन। तो जब हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कमेंस हो जाएगा, जो हो चुका है, तो इसके बाद कोई भी कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा किसी व्यक्ति का कोई राइट किसके अगेंस्ट प्रोसीड करने का, बेटे के अगेंस्ट या ग्रैंडसन के अगेंस्ट या ग्रेट ग्रैंडसन के अगेंस्ट फॉर रिकवरी ऑफ एनी राइट ड्यू फ्रॉम हिज फादर, कि कोई भी अगर ड्यू उसके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट फादर के अगेंस्ट अगर ड्यू था, तो जिस व्यक्ति के द्वारा ड्यू था, तो वो उनके सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ द पायस ऑब्लिगेशन अंडर हिंदू लॉ, ये बोलते हुए कि ये हिंदू लॉ के अंदर पायस ऑब्लिगेशन और इनको ये ड्यूज पे करने हैं। अब देखो जो को पार्सन में से प्रॉपर्टी मिल रही है उसमें से तो हिस्सा बनेगा, वो तो आप दोगे जो प्रॉपर्टी उनसे मिल रही है, लेकिन ये पर्सनली लायबिलिटी के लिए नहीं मानोगे कि अब बी से बोलोगे, जैसे मान लो ए का बेटा बी था, ए ने किसी से 50 करोड़ का उधार ले रखा था, ठीक है, ए के पास से बी के पास प्रॉपर्टी गई सिर्फ 5 करोड़ की, तो जो ये जिसने 50 करोड़ का लोन ले रखा था ना जिससे, तो वो आके इससे 5 करोड़ का तो पैसा ले सकता है, लेकिन इसके आगे जो 45 करोड़ है वो ये नहीं बोलेगा इससे पर्सनल प्रॉपर्टी से दे, तेरी पायस ऑब्लिगेशन मिलती है अपने बाप की, जो तेरे बाप ने लोन लिया था उसका पैसा पे कर मुझे, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, ठीक है। या इसके सन से, ग्रेट ग्रैंड सन से, इस तरीके से किसी से आगे नहीं मांग सकता। ऑफ सच सन, ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन टू डिस्चार्ज एनी सच डेट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डेट कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट, लेकिन अगर इस तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इस एक्ट के आने से पहले, तो उसके लिए बोल रहा है द राइट ऑफ एनी क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन एज द केस में भी, तो वहाँ पे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से आने से पहले, तो फिर वो आपसे आके वो 45 करोड़ भी मांग सकता है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था पहले ही।
एनी एलिनिएशन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ और सेटिस्फेक्शन एज एनी सच एट एनी सच, वही सारी बातें यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू पार्टीशन विच हैज़ बीन इफेक्टेड बिफोर 20th डे ऑफ December 2004। तो ये सबसेक्शन 1 के अंदर भी इसने बात बोल दी थी एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो वही बात बोल रहा है कि अगर कोई पार्टीशन 20th December 2004 से पहले हो चुका है तो उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का, ठीक है। और फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्शन 23 को ही हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे, जहाँ पे एक तरीके से वुमेंस के साथ इनइक्वलिटी होती थी, तो इसको हमने हटा दिया। सेक्शन 24 को हमने हटा दिया, जो जिसके अंदर विडो वगैरह को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, ठीक है। सेक्शन 30 के अंदर हमने हिम की जगह पे हिम और बाय हर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये मेन हमने अमेंडमेंट कर दी इसके अंदर। और क्लास 1 के अंदर हमने कुछ और भी क्लासेस जोड़ दी, जैसे विडो ऑफ प्री डिजीज सन ऑफ प्री डिजीज सन के साथ सन ऑफ अ प्री डिजीज डॉटर, मतलब ये वाली टर्म्स हमने और ऐड कर दी। तो मेनली हमारा सेक्शन 6 ही है, और इसके ऊपर तो हम अलग से एक बारी क्लास 1 वाली बातें भी समझ लेंगे, जो हेयर्स वाली बातें होती है ना, कि कौन से हेयर में होते हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर। और एक सेक्शन 4 के अंदर भी अमेंडमेंट की थी, ये वाली जो यहाँ लिखी है ना, बस हम इसको ये बोल देंगे, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं इंपॉर्टेंट, कि अब हम इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2005 बोल देंगे। तो ये मेनली सेक्शन 6 के अंदर और सेक्शन 23 को जो हमने ऑमिट किया, ये 2 मेन अमेंडमेंट्स है, जिससे कि हमारा जो वुमेंस थी, या सेक्शन 30 के अंदर भी जो चेंज किया, जिससे कि वुमेंस को इक्वल ट्रीटमेंट दी गई सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि वो भी बाय, अगर वो मिताक्षर लॉ से बिलोंग करते हैं तो बाय बर्थ उनका भी शेयर एज अ को पार्टनर बन जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। बाकी सेक्शन 14-15 इसके बारे में और बात करता है वुमेंस के शेयर के बारे में, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ अमेंडमेंट देखी, या बोल सकते हो कि सेक्शन 6 देखा, जो कि हमारे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू आया था। तो इस वीडियो के लिए सेक्शन 6, आगे चल के सेक्शन 7, 8 सारे सेक्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट के कंप्लीट कर लेंगे, और हमने बाकी पूरा हिंदू सक्सेशन एक्ट और जितने भी लॉज हैं, हिंदू लॉ जो हैं, वो पूरे कंप्लीट कर रखे हैं, मुस्लिम लॉ भी कंप्लीट कर रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हो। और यहाँ के लिए हमारा सेक्शन 6 हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो 7531000390 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।